subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हैथम एकेडमी से मैं आपके साथ मोहसिन रज़ा। आज का हमारा टॉपिक 10th की केमिस्ट्री से हमारा जो पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें से हम कुछ टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम को या सिंपल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बॉक्स है, सेम फोर्स एक तरफ से लग रही है, उतनी ही फोर्स दूसरी तरफ से लग रही है। तो ये क्या होगा, ये जो बॉक्स होगा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे कि ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम। और ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरफ से भी और इस तरफ से दोनों अतराफ से इस पे सेम फोर्सेस जो हैं वो अमल कर रही हैं। तो ये अपनी जगह पे रहेगा और इसको हम क्या कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या कहेंगे, ये इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो दूसरा जो है हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मटेरियल है, या सिंपल हम ये बात करें कि आपके पास ये एक बॉक्स है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने कोई गैस जो है वो फिल की हुई है। तो गैस जो है, गैस के मॉलिक्यूल्स इससे भी इस कंटेनर से इस तरफ मूव कर रहे हैं और इस कंटेनर से इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इस एक कंटेनर से बी में मूव करते हैं और बी से ए में जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, चूंकि इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन है, जो इफ्यूजन है मॉलिक्यूल की, वो रुकती नहीं है, बल्कि कंटेनर ए से बी में और बी से ए में जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये कौन सी, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और आपने 9th की क्लास में जो है वो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक जो कंटेनर है उसमें हमने क्या किया हुआ है, लिक्विड लिया हुआ है और उसको हम हीट कर रहे हैं। जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड के, वो इसकी सरफेस को एस्केप करते हैं और इस प्रोसेस को हमने एवेपोरेशन का नाम दिया था। और जब ये टॉप सरफेस पे जाके कंडेंस होते हैं और कंडेंसेशन के अमल के नतीजे में ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दोबारा जो वेपर्स होते हैं, वेपर से किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल, एक शुरू में हमने पढ़ा था कि क्या होता है जी, एवेपोरेशन का जो रेट है, रेट ऑफ एवेपोरेशन वो ज़्यादा होता है और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो क्या होता है, कम होता है। रेट ऑफ एवेपोरेशन शुरू में ज़्यादा होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, जितने मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट कर रहे होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये कंटिन्यूसली जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो, हमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है वो किसी हद तक पता चल गया है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। और नेचर में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इक्विलिब्रियम की कोई एग्जांपल, आपके पास नेचर में कोई एग्जांपल है तो वो उसको आप जो है वो बयान करें। तो हमारे पास एक जो है वो कॉमन एग्जांपल है, एनिमल्स जब एक्सहेल करते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसको एनिमल्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना हो तो क्या होगा, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, हम कहते हैं जी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो 0.3 से 0.04% होती है। तो अगर
इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो सपोज हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, तो वो क्या होता है, फिर वो एयर पोल्यूशन का सबब बनती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबब बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। तो नेचर में जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम का जो है वो बहुत अहम किरदार है। तो फर्दर हम जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। इक्विलिब्रियम का मैंने आपको बता दिया है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम का मैंने आपको बता दिया है। हम केमिकल रिएक्शंस की सूरत में भी क्या करेंगे, इसको जो है वो एग्जांपल्स के साथ जो है स्टडी करेंगे। तो रिएक्शंस की बात करें हम, तो रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, यानी पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं। केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम जो है वो कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम ब्रीफली इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन आपको याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, कुछ जो रिएक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं उनको, हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जो रिएक्टेंट हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जिसमें क्या है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट दोबारा जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट दोबारा जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे या नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन से जो रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो दोबारा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास एसिड और बेसिस का रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है। एसिड जो है जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट और प्लस वाटर। तो इसमें क्या होता है, एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि साल्ट और वाटर दोबारा रिएक्ट करके एसिड और बेसिस में कन्वर्ट नहीं होते। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन है बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास बना देता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो इसमें हम देखें इस रिएक्शन की जो नेचर है इसको समझें तो हम ये कहते हैं कि जो एसिड है ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और ये जो बेस है ये क्या कर रही है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो दे रही है। तो एसिड बेस रिएक्शन में बेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा और एसिड जो है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा सोडियम क्लोराइड और वाटर पर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये दोबारा वाटर और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करके किसमें, एसिड और बेस में कन्वर्ट हो जाएं। इसी तरह आपके पास इससे भी सिंपल अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप नेचर में देखें, आपके पास एक पेज है, मैं इसको फोल्ड कर देता हूं, आपके सामने फोल्ड कर देता हूं इस तरह से, लेकिन ये दोबारा क्या होगा, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। लेकिन मैं अगर इसको आपके सामने बर्न कर देता हूं, इसको जला देते हैं, तो क्या ये दोबारा इस फॉर्म में आ सकेगा, नहीं आएगा। तो जो कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। कंबस्शन रिएक्शंस, ये कंबस्शन रिएक्शंस जो हैं ये भी क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इस तरह से आपके पास प्रेसिपिटाइजेशन या प्रेसिपिटेशन के रिएक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है इसमें हम कहते हैं जी सिल्वर नाइट्रेट है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, ये एक डायरेक्शन में ही चलते हैं, ये लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं और ये कंप्लीट हो जाते हैं और शुरू में इनके जो रेट होते हैं वो ये फास्ट होते हैं और ग्रेजुअली क्या हो जाते हैं, ये स्लो डाउन हो जाते हैं। तो आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको पता चल गया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, ये एक ही साइड पे चलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं और शुरू में इनके जो रेट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ ये क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। और इसमें हमने एग्जाम्पल जो है वो पढ़ी हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि हमने अभी देखा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स जो होंगे ये किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है ये किस में एस्टैब्लिश होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टैब्लिश होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम जो है वो दो हाफ हेडेड एरो से जाहिर करते हैं और ये दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक ये है कि जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है। क्या है, ये बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे ये हमारे पास क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो अगर हम इसको देखें कि सपोज आपके पास ये एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये C इंटू डी में सपोज कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इसके कोई हमारे पास अमाउंट होगी x मोल, ये भी सपोज हो सकता है x मोल, और ये क्या होगा, 0। यानी जब रिएक्शन शुरू होगा, शुरू होने से पहले जब रिएक्शन का आगाज होगा तो रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास सिर्फ क्या होंगे, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो ना होने के बराबर होगी, निग्लिजिबल होगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। जब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, साथ रिएक्टेंट में शुरू हो जाएंगे, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी भी क्या होगी, सपोज हम कहते हैं कि ये वाई मोल जो है हमारे पास आ गया, ये भी कोई वाई मोल जो है वो आ गया हमारे पास। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम देखें तो
शुरू किया, जब रिएक्शन शुरू हुआ तो हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर में सबसे जो ज़्यादा जो अमाउंट होगी वो किसकी होगी, ए की और बी की, और साथ ये बनना शुरू हो जाएंगे। तो शुरू में रिएक्शन के आगाज में क्या होगा, रिएक्शन जो होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, चूंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, और काफी हद तक जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। जब ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो हम ये कहेंगे कि ये जो है, ये क्या है, इसको हम कहेंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा, ये हमारे पास क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन, और ये हमारे पास, अब हम देखें इनिशियली क्या होगा, इनिशियली रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या होगा, ये फास्ट होगा। इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, विद टाइम ये क्या होगा, स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। और इनिशियली क्या होगा, जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, इनिशियली क्या होगा, शुरू में इनिशियली क्या होगा, ये बहुत स्लो होगा, लेकिन विद टाइम क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो जाएगा, फास्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, फास्ट। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के क्या होता है, बराबर हो जाता है इस कंडीशन को जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी कंडीशन है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। कौन सी कंडीशन है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम ये कह सकते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है और जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट। क्या कहा है मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है। बाहर ऐसे लगता है कि रिएक्शन जो है वो क्या है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे बाहर ये लगता है कि रिएक्शन हो नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो सेम रेट के साथ, एक जैसे रेट के साथ चलते रहते हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है और रेट बराबर हो जाते हैं, लेकिन रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलता रहता है, वो स्टॉप नहीं होता। मजीद हम इसको आपको मैं जो है ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगा, उससे हम जो है उसमें मजीद जो है वो उसको समझने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। तो हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो हम दो तरह के ग्राफ बनाएंगे। एक जो होगा वो टाइम और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम होगा, और एक जो है वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम होगा। तो अगर हम देखें टाइम और क्या, ये रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम एंड रेट ऑफ रिएक्शन।
मैंने आपको बताया है कि इनिशियली क्या होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्शन मिक्सचर में सबसे ज़्यादा किसकी अमाउंट होगी, टोटल जो अमाउंट है हम कहेंगे कि ये किसकी है, रिएक्टेंट्स की है, और जो प्रोडक्ट है वो ना होने के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये आपके पास है जी फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या है ये, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसको हम कहें कि ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है शुरू में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो स्पीड है वो क्या होना शुरू हो जाती है, स्लो होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट की बात करें तो जब टाइम ज़ीरो होगा, व्हेन टाइम t ज़ीरो, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है उसकी अमाउंट भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हम ये देखें कि ग्रेजुअली क्या होता है, ये अमाउंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्या होता है, ये शुरू हो। तो एक ऐसा टाइम आता है जब दोनों के जो रेट्स होते हैं, ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, इनिशियली आपको मैंने बताया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो तेज होते हैं, और जो बैकवर्ड रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, स्लो होते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों के जो रेट होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो उस टाइम को हम कहेंगे कि ये क्या है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन पे ये जो जब टाइम इक्विलिब्रियम होगा और जब दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आपको एग्जाम में इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है, आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस का पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम्पल के साथ एक एक दो एग्जाम्पल्स के साथ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का और डायनामिक इक्विलिब्रियम का डिफरेंस पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन जो है वो स्टॉप क्यों नहीं होता, रिएक्शन जो है वो चूंकि वो चलता रहता है, उसमें कंसंट्रेशन जो होती है ये कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते रहते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो रिएक्शन जो है वो सीज नहीं होता, रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, चलता रहता है। तो ग्राफिकली हमने देखा कि शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेज है और फास्ट है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, ये स्लो हो रहा है। इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि शुरू में इसकी चूंकि रिएक्शन आपको पता है कि रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। जब कोलिजन होती है, जब आपस में टकराएंगे तो उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन होगा। और जब शुरू में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही नहीं है, मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो जीरो होगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों के जो रेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस टाइम को हम कहेंगे कि ये क्या है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरा हम इसको कंसंट्रेशन और टाइम के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास कंसंट्रेशन है और ये आपके पास टाइम t है, तो शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी, और एक ऐसा वक्त आएगा जब ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसी तरह हम प्रोडक्ट की बात करें तो शुरू में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, ये ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि ये भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो ये आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम का आपको हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शन में
आपके पास जो एग्जांपल्स हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी गई हैं यह है कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जब ये रिएक्ट करती हैं तो ये किस में कन्वर्ट होती हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड में। तो इसमें क्या होगा, ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये आपके पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसको हम कैसे देखेंगे कि रिएक्शन जो है वो उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया है या कैसे इक्विलिब्रियम की तरफ जो है वो जा रहा है। तो इसमें ये जो आयोडीन होती है इसका कलर क्या होता है, पर्पल। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि आयोडीन जो है इसका कलर कौन सा होता है, तो पर्पल। जब शुरू में रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आयोडीन का कलर जो है वो पर्पल होगा, तो ये जो कलर है, ये जो रंग है पर्पल, ये गहरा होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ये पर्पल कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाएगा, कलरलेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो जब ये फॉरवर्ड में जाएगा तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, फेड होना शुरू हो जाएगा, ये कलरलेस की तरफ जाएगा। और जब ये बैकवर्ड में आएगा तो दोबारा ये जो कलर है ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, लेकिन रिएक्शन जो है वो सीज नहीं होता, स्टॉप नहीं होता। इसी तरह आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम ये गैशियस फॉर्म में होगा, अगर हम इसको किसी ओपन वेसल में कंडक्ट कर रहे हैं रिएक्शन को, इस रिएक्शन को अगर हम ओपन वेसल में कंडक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, जब ये इसको हम हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको एस्केप करेगी। तो क्या ऐसे रिएक्शंस जिसमें ये जो कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट की तरह के रिएक्शंस हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट जो है वो अपने रिएक्शन कंटेनर को क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एस्केप कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। क्यों अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ये कंटिन्यूसली उससे क्या कर रही है, निकल रही है। तो जब ये निकलेगी नहीं तो इसकी कंसंट्रेशन कम रहेगी और रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन को कंडक्ट करवाएंगे किसमें, क्लोज्ड वेसल में, क्लोज कंटेनर में क्या करेंगे, इसको कंडक्ट करवाएंगे। तो जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। शुरू में इसकी डीकम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्रोडक्ट बन जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी एस्केप नहीं कर रही, तो ये दोबारा रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया, इक्विलिब्रियम को स्टडी किया, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टडी किया, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी किया। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो लॉ ऑफ मास एक्शन पे होगा। तो तब तक के लिए आपने अच्छा पढ़ना है और इसमें अगर आपको किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।